अभी तक हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चौथी यूनिट में पिछले 3 लेक्चर में रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, इन टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरणमिति के रूप में उसके अभिक्रिया वेग को कैसे लिखते हैं। तो चलो हेडिंग लगाते हैं। आज की हमारी हेडिंग है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरणमिति के रूप में अभिक्रिया वेग को कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग को कैसे लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरणमिति के रूप में अभिक्रिया वेग को क्या लिखते हैं। रस समीकरणमिति का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रस समीकरणमिति को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरणमिति के रूप में उसके अभिक्रिया वेग को कैसे लिखते हैं, आज का हमारे टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिकारक A और B उत्पाद C यानी कि प्रोडक्ट C और D में कन्वर्ट हो रहा है। एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिकारक A और B प्रोडक्ट C और D में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में हम रस समीकरणमिति के रूप में उसके अभिक्रिया वेग को लिखते हैं वह संतुलित है या नहीं। मतलब हम केवल संतुलित रासायनिक समीकरण में ही रस समीकरणमिति के रूप में उसके अभिक्रिया वेग को लिख सकते हैं। तो हमारी इसमें जो शर्त होती है वो सबसे पहले क्या होती है कि समीकरण को कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो ऐसा मान लेते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके अभिक्रिया वेग को लिखेंगे। कैसे, इसमें अभिकारक जो है A और B है यह घट रहा है जबकि प्रोडक्ट C और D बन रहा है। मतलब अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अभिकारक A के विलुप्त होने की दर माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये जो माइनस साइन है यह अभिकारक A की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से B के विलुप्त होने की दर माइनस डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी। उत्पाद C यानी कि प्रोडक्ट C और D का निर्माण हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे C के निर्माण होने की दर या C के बनने की दर, C के निर्माण होने की दर बराबर डी सी अपॉन डी टी, सी की सांद्रता अपॉन डी टी। यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ चिन्ह कौन सा होगा, प्लस होगा। प्लस का मतलब ये है कि प्रोडक्ट C और D की सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये प्लस में होता है। D के निर्माण की दर D की सांद्रता अपॉन dt। अभी यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये अभिक्रिया की दर नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखेंगे। इसमें अभी ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, केवल अभिकारक और उत्पाद की रेट है, जिसको हमने यहाँ पे इस टर्म के रूप में लिख दिया है। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी,
रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए अभिकारक और उत्पाद के रस समीकरण मिति का डिवाइड कर देते हैं उनके साथ। तो हम क्या करेंगे, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए निम्न प्रकार से लिखेंगे, डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है N1, तो इसका हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 1/N1। ये बराबर होगा किसके, बी की सांद्रता अपॉन डी टी, इसका क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/N2। ये रस समीकरण मिति कहलाता है। आगे सी प्रोडक्ट है जो प्लस में होगी इसकी सांद्रता, डी सी अपॉन डी टी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/M1 इक्वल डी की सांद्रता अपॉन डी टी, इसका रस समीकरण मिति 1/M2। ये सब क्या होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि अभिकारक और उत्पाद का रस समीकरण मिति के रूप में अभिक्रिया वेग हम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसके रस समीकरण मिति का डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये क्या है, अभिक्रिया वेग है। अभिक्रिया वेग मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन है इस अभिक्रिया का। तो हम किसी भी अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके रस समीकरण मिति का डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया वेग। ये क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अभिक्रिया के लिए हम कैसे लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, R बराबर एक क्या है, PCl5 अभिकारक है, तो हम लिखेंगे PCl5 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt। क्या अभिकारक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये क्या है, यह अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से डी PCl3 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt। ये क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो इसके लिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रस समीकरण मिति के रूप में वो कैसा होगा, R बराबर H2 की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, I2 की सांद्रता में परिवर्तन। ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट प्लस चिन्ह प्लस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, केवल कहाँ माइनस लगाएंगे, अभिकारक में। ये जो माइनस साइन है ये क्या प्रदर्शित करता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। वैसे जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ ये जो माइनस चिन्ह है ये केवल यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। तो ए इसका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, किस रूप में, रस समीकरण मिति के रूप में। इसी प्रकार से और आप लोग कर सकते हैं, एक कोई रिएक्शन है SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। इसके लिए करिए, सबसे पहले हम इसके लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा रासायनिक समीकरण वो कैसा है, संतुलित है या नहीं। क्यों,
क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरणमिति के रूप में यदि उसके अभिक्रिया वेग को लिखेंगे तो पहली शर्त ये होती है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको। सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, मतलब ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है, संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन परमाणु कितने ले लेंगे हम 1/2। तो इस प्रकार से हमारे जो समीकरण है कैसा हो गया, संतुलित हो गया। सल्फर परमाणु कितने हैं 1 हैं, ऑक्सीजन परमाणु 2 और 1 3, यहाँ पे सल्फर 1 ऑक्सीजन परमाणु 3, मतलब हमारे जो समीकरण है कैसा हो गया, संतुलित हो गया है। अब हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, R बराबर SO2 क्या अभिकारक है तो माइनस साइन आएगा, SO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt। और SO3 की सांद्रता में परिवर्तन, ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। किस रूप में, रस समीकरणमिति के रूप में। यहाँ पे 1/2 है तो 2 कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यदि रस समीकरणमिति कैसे होती, ऊपर इनटू में होती तो कहाँ आ जाती, डिवाइड में आ जाती। यदि यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे गुणा के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पे यदि ये सीधा इनटू यहाँ पे गुणा के रूप में होता तो यहाँ पे कैसे कैसे आ जाता, भाग के रूप में आ जाता। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेंगे किस रूप में, रासायनिक समीकरण मतलब रूप में, उसके अभिक्रिया वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको जो भी दिक्कत आती है नोट्स को लेके या कोई समझने के हिसाब से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित करने के लिए आप हमारे HPN क्लासेस यूट्यूब पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे आप आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।